बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान, मैं हूं शाहजेब अहमद और आप 92 पे बराह रास्त देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें, बहुत सारा जोश। और मतलब हमारा तो जोश तो रोज ही होता है, लेकिन हम जब देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खिताब कर रहे होते हैं और जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनमें उनका जो अंदाज होता है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल, बहुत ही ज्यादा अप फ्रंट एंड किससे उन्होंने बात की कल के बारे में भी अगर बात करते हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है जिन्होंने साफ कह दिया इस्तीफा नहीं दूंगा, यानी कि उन्होंने अब तो बाकायदा तौर पर अपने खिताब में ऐलान भी कर दिया है कि 3 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, यानी कि संडे के रोज वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद पर। यानी कि हमने ये भी देखा कि एतमाद का जो नतीजा है वो अब 3 तारीखों में पता लग जाएगा, क्योंकि अभी जो इजलास हुआ उसमें कोई बहस नहीं हो सकी, इजलास शुरू हुआ और उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन अब 3 तारीख को वोटिंग होगी और उस दिन बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट होगी, बहुत डिफाइनिंग मोमेंट होगी एब्सोल्युटली, क्योंकि वोटिंग में जमीर बेचने वालों को कौम भूलेगी नहीं, ये भी कहा गया है। इन पुष्ट पनाही करने वालों को भी कौम माफ नहीं करेगी। लाइक आई जस्ट सेड के बहुत ज्यादा अग्रेसिव, बहुत अप फ्रंट और बहुत ज्यादा जोश और वलवले के साथ होते हैं। लेकिन कौमी असम्बली का इजलास इस तरह शाहजेब ने बताया कि संडे को हो गया तो ऑब्वियसली संडे का दिन पहला रोजा भी होगा, छुट्टी का दिन भी होगा, तो सब लोगों की जो है वो निगाहें भी वहां पर होंगी। कौमी असम्बली का अहम इजलास शुरू होते ही चंद मिनट में खत्म हो गया। कल की अगर बात करते हैं तो वक्फा सवालात में अरकान एदम एतमाद पर वोट का मुतालबा करते रहे। वो जैसे कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि जिस दिन बहस हो उसी दिन वोटिंग हो जाए, तो मुसलसल मुतालबा करते रहे, लेकिन उनके मुतालबा पर कुछ नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर ने इजलास इतवार तक मुलतवी कर दिया और बहस ना हो सकी, जो कि बहस होनी थी उस इजलास में। तो वो इजलास शुरू हुआ और चंद मिनट के बाद ही खत्म हो गया। अच्छा शाहजेब, खत के बहुत जिक्र हो रहा था, पहले था कि खत आया है, फिर उन्होंने खत है तो दिखाओ, जब दिखाया गया बताया गया तो उसमें कल जो है जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके शायद वो आई थिंक वो फंबल कर गए और उनके मुंह से वो नाम निकल गया। उन्होंने अपनी तस्हीह भी की और ये जिक्र भी किया, लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि धमकी आमेज खत की गूंज अमेरिका जहां पहुंची है और वाशिंगटन ने इसकी तरदीद भी कर दी है। साथ में तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का ये कहना है कि अमेरिका पर इल्जामात में कोई हकीकत नहीं है, पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम करते हैं। साथ में तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी इल्जामात पर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, जिसका बहुत ही चर्चा है। एब्सोल्युटली नॉट इज प्रोबेबली मोस्ट यूज्ड हैशटैग वर्ड राइट नाउ फ्रॉम पाकिस्तान। बट प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इमरान खान के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं है। दूसरी जानिब सीनियर अमरीकी सफारतकार की वजारत खारजा तो जो है वो तलब हुई और पाकिस्तान ने अमरीकी सफारतकार से अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर शदीद एहतजाज का जो है वो भी किया और कौमी सलामती कमेटी ने भी धमकी देने वाले मुल्क को भरपूर रद्द अमल देने का फैसला किया है। साथ में आगे बढ़कर आपको बताएं कि आप सबने ये नोट किया होगा अपने घरों में कि आपके घरों में भी लोड शेडिंग हो रही होगी, तो ये मुल्क भर में बिजली का हम शदीद बहरान देख रहे हैं और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग हो रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, इवन कराची में भी हो रही है। वक्फे से बिजली गायब हो रही है, जो कि बहुत अरसे से हमें इससे निजात मिली हुई थी, लेकिन अब लोगों को ये भी ज्यादा फिक्र हो रही है कि रमजान सर पर है। Exactly. ये भी हमने सुना अभी शाहजेब 2-3 दिन से हम लोग ये भी सुन रहे थे कि जी फैसला किया गया कि रमजान में अवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, बिजली नहीं जाएगी। लेकिन अगर रमजान से पहले हम इतना ज्यादा थक गए, डर गए कि पता नहीं बिजली होगी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आगे जो भी हम खबर बताएंगे आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा मौसम में कितनी गर्मी हो गई है, कैसे रोजे विदाउट बिजली इंशाल्लाह अल्लाह हिम्मत देगा। लेकिन ये है कि गर्मी शदीद होने जा रही है, समाज जिक्र कर रही है। लेकिन यहाँ पे हम जैसे बता रहे हैं कि 500 मेगावाट तकरीबन शॉर्टफॉल जो है वो 5500 मेगावाट का है और नेपरा ने कराची के शहरियों के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफा भी कर दिया है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ऑब्वियसली कल असम्बली का इजलास शुरू हुआ, फिर वो संडे तक के लिए मुलतवी हो गया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो स्पीच भी दी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात खत के हवाले से। अच्छा, अगर जो है वो ऑब्वियसली तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या रद्द अमल, क्या इकदाम होंगे, क्या प्लान हैं। सो ऑब्वियसली इस पे बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन वही वाली बात है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक हो चुके हैं, ये उन्होंने किन बेसिस पे कहा शाहजेब, ये भी बहुत सारे सवाल। अच्छा, बहस तो नहीं हो सकी, उसके बावजूद हम देख रहे थे कि ऑपोजिशन अरकान हुकूमत पर बेइंतहा खूब गर्जे बरसे हैं और बड़ी तनकीद भी की है। जैसे कि ख्वाजा आसिफ का माया जिक्र कर रही है, उन्होंने कहा कि सियासी मकासद के लिए अमेरिका को दुश्मन बनाना चाहते हैं, अमेरिका हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है।
ये उन्होंने बयान दिया। साथ में मौलाना फजल रहमान बोले कि इमरान खान का जाना नहीं आना गैर मुल्की साजिश है। दूसरों को चोर कहते हैं लेकिन 4 साल में एक चोर नहीं पकड़ सकते, ना ये पकड़ सके। तो ये सियासी मामला है, इस पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी अब कह चुके हैं कि 3 तारीख को वोटिंग होने जा रही है तहरीक एतमाद पर। तो इसी मामले पर बात करने के लिए रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का खिताब और उस खिताब में जितनी बातें की गई हैं, 3 तारीख को अब तो वोटिंग भी हो रही है, आप क्या समझते हैं? उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और 3 अप्रैल को क्या फैसला होने जा रहा है वो देखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सूरत हाल है उसमें हमारी तो तैयारी उस दिन से मुकम्मल है जिस दिन हमने तहरीक अदम एतमाद जो है वो कौमी असम्बली में जमा करवा दी थी। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म जो है, क्योंकि ये इक़्तिदार से चिपके हुए हैं, ये पाकिस्तान के नुमाइंदा वज़ीर आज़म नहीं हैं, ये RTS सिस्टम की पैदावार हैं, ये वोट चुरा कर आए हैं और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत होकर उनका जीना अजीरन कर दिया। अपनी और अपने हवारियों की करप्शन के जरिए जीना अजीरन किया, महंगाई और नालायकी के जरिए जीना अजीरन किया, पाकिस्तान के लाखों करोड़ों अफराद को जो है बेरोजगार करके उनका जीना अजीरन किया। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब और हमारी पार्टी की लीडरशिप और तमाम इत्तेहादी यही समझते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर एक खुदा न खास्ता अज़ाब की सूरत पे मुसल्लत है और इनको इस वक्त इक़्तिदार से अलग जो हम कर रहे हैं और एक गैर आइनी हुकूमत को एक आइनी तरीके के साथ घर भेज रहे हैं, उसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को जो है फौरी तौर पर कोई रिलीफ दिया जाए। और जो पिछले 3.5 साल से हम सब मिलके जिन हालात का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए कि हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, और जिस तरफ हमें ये इमरान अहमद नियाज़ी साहब लेकर गए हैं हमारे मुल्क को, जिसमें मुआशी तबाही है, जिसमें सियासी इंतशार है, ताकि उससे फिलफौर निकला जाए। और यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह भी है कि खान साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ, अभी आप बात कर रहे थे कि साजिश हो गई है। साजिश तो आप थे भाई पाकिस्तान के खिलाफ, जिस साजिश के तहत आप मतलब है कि वो सीटें आपकी जितवाई गई कि जिन पे आप बिल्कुल कतई तौर पर जीत नहीं सकते थे। आपने पंजाब का मैंडेट चुराया, आपने पाकिस्तान का मैंडेट चुराया। आज देख लें, अभी आपका मैं प्रोग्राम में सुन रहा था, स्टार्ट में आप खुद लोड शेडिंग का तज़किरा कर रहे थे। 12 से 13 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। और आपको पता है कि ऐसे में कि जब हमारे मुल्क में बिजली के कारखाने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लगवाए और पाकिस्तान की जो तारीकियां दूर की, पाकिस्तान की रोशनियां बहाल की, लोड शेडिंग का खात्मा किया, फिर उसके साथ साथ आपको पता है कि महंगाई की जो रेशो थी वो 4 पॉइंट पर थी, मतलब सिंगल डिजिट पर हम लेकर आए थे। लेकिन आज आप देख लें कि जी अली और साहब, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो नहीं रहते तो वज़ारत उज़्मा के लिए आप उम्मीदवार है वो कौन है? अगर वो शहबाज शरीफ साहब हैं तो क्या आप समझते हैं कि तमाम जो मुत्तहदा अपोजिशन के अरकान हैं वो शहबाज शरीफ साहब को वोट करेंगे? जी बिल्कुल। जो मुत्तहदा अपोजिशन के जितने, जिसमें देखें MQM जो है उन्होंने भी ऐलान कर दिया है, उसके अलावा मतलब है कि वो बाप पार्टी के खालिद मगसी साहब और बाकी जो लोग हैं वो भी ऐलान कर चुके हैं। उसके अलावा आप देख लें कि दीगर भी कुछ आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने ऐलान किया। कल जैसे कि मैंने आपको अर्ज किया कि 173 का फिगर मुनहरिफ अरकान के अलावा था, और जिस वक्त खान साहब ने लिया था वो 176 था, और अगर मुनहरिफ अरकान भी डाल दे तो वो तो 200 को या तो क्रॉस कर जाएगा या 200 के करीब फिगर चला जाएगा। तो इस वक्त असम्बली की भरपूर अक्सरियत जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन के पास है। जी माया। ठीक है, एक और साहब जी, मैं ज़हन में एक सवाल आ रहा था आपकी बात से इजाज़त के साथ कि ऑब्वियसली आपके साथ जो है अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो, आपके नज़र में ऑब्वियसली कामयाब होने लगी है, कामयाब हो जाएगी अगर तो जो लोग आपके साथ मजीद शामिल हुए हैं वो क्या वहाँ पर मुत्तहिद हो पाएंगे कि वज़ीर आज़म किसको आप लोग मुंतखब करते हैं? क्या उस पर अग्रीमेंट होगा, नहीं होगा? क्योंकि यहाँ तो आप लोग मिल गए हैं, तो क्या इलेक्शन भी मिलकर ही लड़ेंगे नेक्स्ट आने वाले में? अगर ऐसा होता है तो पूछ रही हूँ।
देखिए माया, आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन में जो है वजीर आज़म के नाम के ऊपर कोई भी इख्तलाफ राय नहीं पाया जाता, बल्कि सही पूछें तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनमें से कोई भी वजारत उज़्मा का उम्मीदवार अपनी ख्वाहिश पर नहीं था, बल्कि तमाम अपोजिशन ने शहबाज शरीफ साहब को दावत दी कि आप वजीर आज़म बने। क्योंकि आपको पता है, आपके इल्म में है कि हालात बड़े गंभीर हैं। जिस नहज पर मुल्क को इमरान अहमद न्याजी ने अपनी लूट मार, करप्शन के ज़रिए और अपनी जो है नालायकियों के ज़रिए पहुंचा दिया है, तो इसको जाहिर है कि इन हालात को ठीक करने के लिए जिस नहज पर ये पहुंचा चुके हैं, आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब 2013 में इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त भी इतने बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन हमने देखे ना, लोड शेडिंग का खात्मा किया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रब शुरू करके जो मुल्क में दहशतगर्दी हो रही थी उस पर कंट्रोल किया, कराची में टारगेट किलिंग पर कंट्रोल किया, कराची की रौनकों को बहाल किया, मुल्क में सी पैक जैसा प्रोजेक्ट लेकर आए, मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, महंगाई को कम किया, रोजगार आम किया और ख़ास तौर पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस की हालात जो थे, आज तो किसी हॉस्पिटल में चले जाएं आपकी राय नहीं, आपकी राय हमारे पास आ गई। सारी आप कमेंट कर रहे थे इस पूरी सूरत पर। अली और बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया और साथ में क्योंकि सियासी गर्मा गर्मी चल रही है तो इस पे और भी कुछ बिल्कुल और भी कुछ सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने। फैसल साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत बना रही है मिलके, तो क्या आने वाले इंतखाबात में भी मिलकर इलेक्शन कैंपेन की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हुई है अदम एतमाद की तहरीक के लिए इस हुकूमत के खिलाफ, और अदम एतमाद की तहरीक का म्यार के बाद जिस तरह हुकूमत साजी होती हुकूमत बनती है, और इसमें आपको पता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जिसके मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ मैनिफेस्टो हैं, सब कुछ है। ये मैं नहीं कह सकता और ये मुमकिन भी नहीं है कि इतनी जमातें जाकर इकट्ठे इलेक्शन लड़ें, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों में ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो अपने इलाकों में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो वहाँ पर पार्टीज जो है अपने कैंडिडेट्स को जो है वो खोना नहीं चाहती, ज़ाहिर नहीं करना चाहती। मुझे नहीं लगता, मे भी हो, पॉलिटिक्स में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, मे भी हो या मे भी जो है वो अपने अपने मैनिफेस्टो पे या अपने अपने अलायंस पे जो इलेक्शन लड़े। अच्छा फैसल साहब, अब हमें इस खत की जो गूंज है वो अमेरिका तक जा पहुंची है। अब अगर अमेरिका ने जो आप सबके सामने है तो तरदीद कर दी है, तो आप क्या समझते हैं, आप हमारे रिलेशनशिप्स पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, या अभी हमारे अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात? देखिए, बड़ा अफसोसनाक बात है कि इमरान खान ने फॉरेन ऑफिस को जो है अपनी ज़ाती अना के लिए, अपनी एक सीट के लिए इस्तेमाल किया। तमाम दुनिया में हमारे सफारतकारों को जो है उन्होंने लेट डाउन किया। अगर इनको ये ख़त 7 तारीख को मिला है तो पिछले OIC में US की अंडर सेक्रेटरी आई हुई थी, तो उसकी वो जिस तरीके से उसकी वो इस्तकबाल कर रहे थे, जिस तरीके से उसके साथ पेश आ रहे थे, लगता था जैसे ये इनके कोई बहुत ही पुराने कोई ताल्लुकात हों। उस वक्त तो इनको याद नहीं था कि मुझे खत आया है, उस वक्त तो कुछ नहीं था। देखें, ये जाते जाते भुट्टो बनना चाहता है, ये भुट्टो नहीं बन सकता किसी सूरत में भी। इसका एक और जन्म भी हो जाए फिर भी ये भुट्टो नहीं बन सकता। लिहाजा ये चीजें, ये ड्रामे, ये खाके और फिक्र न करें, इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जमातों की हुकूमत बहुत जल्दी आने वाली है। ये खत की हकीकत भी हम इस दुनिया को दिखा देंगे, क्योंकि बहुत सी चीजों पे इसने यूटर्न लिया। मैं तो आज कहता हूँ आपके प्रोग्राम पे, अगर मेरी पार्टी की लीडरशिप इसमें मुलव्वस है, बिल्कुल हम पे आर्टिकल 6 लगाएं, वरना इस शख्स पे जो हमेशा झूठ बोलता है, लोगों को सिर्फ फरेब करता है, फिर इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा फैसल साहब, यहाँ पर यह भी बताइएगा, 3 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, आपको लगता है उस दिन कोई वोटर जो है, कोई सपोर्टर जो है वो अपना वोट तब्दील कर सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वोटर सपोर्टर इस वक्त कोई वोट तब्दील कर सकता है। हमने पहले भी टीवी प्रोग्राम जब होते थे, हमने यही बात की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक पॉलिटिकल अलायंस के जरिए हुकूमत चलाई। मुख्तलिफ सियासी जमातें हमारे इत्तेहादी थी, आज इनकी इत्तेहादी हैं।
इत्तेहादी थी चंद दिन पहले तक। आज आप वो देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि इत्तेहादी जमातें हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन की तरफ आ रही हैं, तो उसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। इनके मुनरिफ अरकान से जो खफा हैं वो आज से खफा नहीं है। आपने भी टीवी पे देखा है, आपने टीवी पे दिखाया है, दुनिया को दिखाया, कौम को दिखाया कि इनके अरकान जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, हर चीज़ों पे जो है वो लड़ते थे। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में, काबीना की मीटिंग में, पार्लियामेंट के अंदर, टॉक शोज के ऊपर इसके कान पे जू भी नहीं रखती। इसके जो लोग जो इसकी काबीना में जो कि डेपुटेशन पे आए थे, जो कि मुख्तलिफ ममालिक से इन्होंने हायर किए थे, वो कहते सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और वो आज इनकी हुकूमत खत्म होने पर वो टिकट कटा के बाहर चले जाएंगे। लेकिन मेरी अपील है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से आज आपके तवज्जुह से कि इमरान खान, उनकी वफाकी काबीना, उनके मुशीरान, उनके वजीर आला, उनकी काबीना के नाम इस सेल में डालें। ये राय फरार इख्तियार करना चाहेंगे, इनको मुल्क से नहीं भागने दें, इनका हमने हिसाब करना है, ये मुल्क से नहीं भागने। ये चीजें जो है ये देखें, हमारे पास कल 172 हमारे इस मेंबर्स मौजूद थे हमारी पार्लिमानी पार्टी में, हमारे मेंबर जो हैं हाउस में मौजूद थे, हमने गिन के दिखाए। हम तो कहते क्यों भाग रहे हैं, कप्तान तो कहते मैं तो डट के लड़ता हूँ, मैं तो नहीं वो करता लेटता। तो आज करा ले वोटिंग, कल कराते हैं इंशाल्लाह ताला। मुनरिफ अरकान के अलावा हमारे पास नंबर 178 होंगे, और अगर मुनरिफ अरकान ने वोट डाला तो हम डबल सेंचुरी क्रॉस करेंगे। ठीक हो गया। अब दो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, आप अगर चाहें तो जवाब दोनों का दे दें या आप चूज करें, एक का दे दें। पहला तो सवाल ये है कि क्या आप लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं, क्योंकि अभी हमारी बात हो रही थी अलीगढ़ बुल्लो साहब पे से कि अगर जो है वो वजीर आजम चेंज होते हैं, बदलते हैं तो बड़ा क्लियर है, तो क्या आप लोग क्लियर हैं, और क्लियर हैं तो आप किसको चाहेंगे कि वजीर आजम बने? दूसरा ये कि रमजान मुबारक अगर आप कहते हैं ऑपोजिशन आ जाती है हुकूमत में, तो रमजान के टाइम पर जब इस तरह के मामला हो रहे हैं तो अवाम बहुत एक्सपेक्ट करती है, तो क्या अवाम को रिलीफ मिलेगा, अवाम को क्या मार्जिन मिलेगा, अवाम किस तरीके से अपने रमजान जो है वो गुजार सकेगी? देखें, पहली बात तो ये बिल्कुल ही क्लियर है, जिसे नंबर एतमाद की तहरीक जमा करा रहे थे 8 मार्च को, हमने ये फैसला किया था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है। तो हमने पहले दिन से ही फैसला किया था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम होंगे। जहां तक आपने बात की, ये बहुत अहम बात है। इस मुल्क को तबाह और बर्बाद इस हुकूमत ने किया है, इसको वापस ठीक करने में टाइम लगेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी आने वाली हुकूमत की, और हमारी भरपूर कोशिश होगी, हमारी जो हम उनके अलाइज होंगे, हम साथ हुकूमत के मिलकर अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अवाम को रिलीफ महसूस होगा। और आप देखेंगे, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हमने किसी तरीके, जिस तरीके से भी हो, हमें महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह उसके ऊपर हमारा काम शुरू है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह अवाम को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पे हम आपसे ये सवाल करना चाह रहे थे फैल साहब कि वजीर आजम का तो फैसला आप लोग कर चुके हैं मुश्तरका तौर पर कि किसको आगे लेकर आना है और किस पे वोटिंग होनी है, क्या वजारतों के हवाले से भी कोई फैसला हुआ है मुत्तहिदा अपोजिशन में? देखिए, पार्टी लीडरशिप्स ने बैठना है, उस पर काबीना का फैसला करना है, फिर हमने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, पंजाब का वजीर आला, केपी का वजीर आला, ये बहुत सी चीजें, अभी गवर्नर्स हैं, बहुत सी चीजें हैं जो कि होनी है, और इसके फैसले पार्टी लीडरशिप से बैठना है, उन्होंने फैसला करना है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये चीज भी जो है, पहला जो हमारा टास्क है, पहला जो हमारा एजेंडा है कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए, वो इंशाल्लाह ताला इतवार को ये कौम जो है खुशखबरी सुनेगी कि वो अंधेरों से निकल रही है, और ये जो कैबिनेट है और बाकी चीजें, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इंशाल्लाह ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच फैसल कुन साहब, आपने वक्त दिया और आपने बहुत सारे सवाल के जवाब भी दिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक सवाल जहन में आते आते वक्फे की तरफ जाएंगे शाहजेब के, हम अब तक की 3-3.5 साल की वक्त में ये सुनते रहे कि जी जो पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान का जो है वो ऐसी की तैसी मचाई है, हम उसको सही करने में टाइम लगेगा। अब फैसल करीम कुंडी साहब ये कह गए कि अब जो है हालात बड़े खराब हुए हैं, इसको हमें ठीक करने में टाइम लगेगा। अवाम को सिर्फ ये इंतजार है कि हालात बेहतर कब होंगे, वो हालात बेहतर होने का इंतजार है। Stay with us. We'll be right back.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। एक चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और वो खुशी ये है कि पाकिस्तान से तकरीबन अब तो दुनिया भर से कोरोना का सफाया हो रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो हमने इकदाम देखे जिसका हमने पहले भी शोज़ में जिक्र किया है, और हम ये जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आपको ये मालूम हो कि अब तकरीबन केसेस की जो शरह है वो 1% से भी कम पर आ चुकी है और अब हम तमाम लोग सेफ हैं, महफूज हैं कि हम वैक्सीनेटेड है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कहने का कि आप लोग एहतियात ना करें। मास्क का इस्तेमाल करना अब भी आप पर लाजिम है ताकि आप लोग बच सकें। हो सकता है या अल्लाह ना करे अगर कोई नया वेरिएंट आता भी हमारा तो हम उससे एहतियात तो कर सकें एटलीस्ट। बिल्कुल, आई थिंक अब हम ट्रेन हो चुके हैं और अगर अब तक भी हम ट्रेन नहीं हुए तो तमाम जो कोशिशें और काविशें थी फिर उनका कोई फायदा नहीं हुआ। वो हमारे ऑब्वियसली हमें मुश्किल टाइम में हमें उससे गुजरने के लिए, हमारी बॉडी, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारे अपने और अब हम खुद महफूज रह सकें, सब उसी के लिए ऑब्वियसली। लेकिन साथ साथ अगर बढ़े तो NCOC के जो है NIH में जो है वो जम कर दिया गया है। अगर हम अभी जिस हवाले से बात हो रही थी, बिल्कुल, नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर को अब बंद कर दिया गया है, लेकिन साथ में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उनको मुबारकबाद भी पेश की है और टीम को साथ अप्रिशिएट भी किया है। जिस तरीके से उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के इकदामात को सराहा जा रहा है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर जो हालात हमने देखे हैं पाकिस्तान के, इवन दुनिया भर के बड़े मुश्किल हालात थे, उसमें टैकल करना, उसमें इकदामात ऐसे उठाना कि लोगों को महफूज भी रखा जाए लेकिन उनका रोजगार भी बंद ना हो, ये बड़ा मुश्किल काम था। अब मैं आज आपसे यही पूछना चाहता हूं कि ये मुश्किल सफर आपका कैसा गुजरा, इस मंजिल तक पहुंचने में आपको कितनी मुश्किलात दरपेश आई? बहुत शुक्रिया जी। ये सफर मुश्किल जरूर था लेकिन रिवॉर्डिंग था। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा बतौर मुल्क और हमारे NCOC में जो एज एन इदारा, एज ए कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म, वहाँ बहुत सीखा। मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सीखा। हमारी टीम के तमाम मेंबर्स ने इसमें प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस, डेटा को बेहतर तौर पे समझने की कोशिश, आलमी डेटा को एनालाइज करने की काबिलियत, अपने आप को तैयार करना और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस डोमेन्स में हमारी एक ट्रेनिंग हुई है, हमारे सिस्टम की ट्रेनिंग हुई है। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मौके पे सर्व करने का मौका मिला। मुश्किल दिन थे जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अनसर्टेनिटी बहुत थी, अननोन्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद सब लोग साबित कदम रहे और इसमें हम थोड़ी बेहतर सिचुएशन में आने में के काबिल हो गए। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सीखने के हवाले से भी और आइंदा प्रिपरेशन। डॉक्टर साहब, दूसरा NCOC खत्म हो गया, अब अगर हम ये पूछते हैं कि NIH जो है वो कंटिन्यू करेगा या वैसे ही मामलात रहेंगे, तसलसल बरकरार रहेगा, अब क्या हिकमत अमली होगी, फ्यूचर प्लान्स एंड हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड? बहुत, ये पिछले 1 साल से हम इस चीज पे काम कर रहे थे कि NCOC जब ट्रांजिशन करेगा तो ये इसका क्या सूरत हाल होगी, इसकी क्या हैत होगी, हम इसको किधर लेके जाएंगे इस फंक्शनैलिटी। तो तकरीबन 2 साल पहले से हम जो कौमी इदारा सेहत है उसकी रिफॉर्म का एक कानून ला रहे थे, वो इवेंचुअली पास हुआ। उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को एक बड़े हाई लेवल और केपेबल गवर्निंग बोर्ड के नीचे डाला गया है और उसके अंदर 7 मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स कायम की गई, जिसमें एक जो है वो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, ताकि जो इस तरह की बीमारियां हैं इस पे काबू पाने की सलाहियत हो, CDC के नाम से। अच्छा, उसकी जो लीडरशिप है इस वक्त हायर हो रही है, उसका स्टाफ कुछ मौजूद है और ये पिछले कई महीनों से वो ओवरलैप कर रहे थे NCOC के साथ। तो बहुत सारी चीजें जो वहां सीखी गई उसको अडॉप्ट करके अब वो अपने NIH में ले गए हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बहुत मौसर इदारा साबित हो। साथ में डॉक्टर साहब ये भी बताएगा इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है अगर हम मुल्क भर की बात करते हैं, क्योंकि हम ये तो सुन रहे हैं कि शरह 1% हो गई है, लेकिन अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं। क्या अभी भी कोविड एग्जिस्ट कर रहा है पाकिस्तान में? ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन जो शरह है वो 1% से कम है। अब शरह चूंकि बहुत इस पे बात होती रहती है लेकिन कई दफा लोगों को नहीं मालूम होता, बता दें शरह से क्या मुराद है कि अगर 100 टेस्ट होते हैं तो उसमें से कितने टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। ये एक इनडायरेक्टली अंदाजा हो जाता है हमारे मुआशरे, ये सिस्टम के अंदर इस बीमारी की मौजूदगी का।
तो आपको मैं बता सकता हूँ कि 1% से कम का मतलब यह है कि 100 में से यानी 1 से कम या 200 में से 1 के करीब जो है जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बीमारी की जो शिद्दत है वो कम हो चुकी है, लेकिन जीरो नहीं है। अच्छा। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी जगह में हम जहाँ जाएं जहाँ बहुत हुजूम हो और तंग जगह हो, जहाँ वेंटिलेशन ना हो, एक कमरा है उसमें ज्यादा लोग हैं, तो वहां मास्क पहन लेना, खास तौर पे अगर आपका इम्यून सिस्टम किसी वजह से कमजोर मास्क का है इस्तेमाल करें। तो वो जरूरी है। दूसरा, ना भूलिए वैक्सीनेशन। बिल्कुल वैक्सीनेशन सही। बड़ी जरूरी है। जिन्होंने नहीं लगवाई, अभी भी कुछ लोग हैं, 77% से ज्यादा, 78% के करीब नहीं पॉपुलेशन जो लगाए, है बिल्कुल ऐसे ही। वो दोनों वैक्सीन। और हम डॉक्टर साहब लेकिन बूस्टर जिक्र कर रहे थे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बूस्टर्स भी अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं लगवाया। जी, हमने ये भी कहा है कि देखिए, अगर आपको 6 माह से ज्यादा गुजर गए हैं, आखिरी डोज लगाए, तो बूस्टर लगवा लें, उसका हर्ज नहीं और उसमें से एक्चुअली फायदा होगा, और वैक्सीन मौजूद है और फ्री है, तो इसमें तौकफ या कोई वो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अहम बात मेरे जहन में आई कि पीटीआई ने सेहत कार्ड जैसा इतना इनकलाबी कदम उठाया, अब खुदा न खास्ता जो है वो बदलती है हुकूमत, तो क्या ये जो सेहत कार्ड है कंटिन्यू रहेगा, या सेहत कार्ड जो है खुदा न खास्ता चैलेंजेस का सामना करेगा, या क्या जहन में है आपके, या प्रोग्राम मुतासर हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? मेरा ये ख्याल है कि जी सेहत कार्ड जैसे जो प्रोग्राम हैं वो एक हुकूमत या 1 साल या 5 साल या 10 साल वाली बात नहीं होती। ये एक इंटरवेंशन है, ये एक राह है जिसमें सिटीजन्स की सेहत के अखराजात का जो दर्द है उसको शेयर करती वेल है सेड। हुकूमत या उसका तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अभी हम अगर बात करें तो आप लोगों के प्लान में ये था कि सिंध में भी सेहत कार्ड का इजरा किया जाए और यहाँ पर भी सिंध कार्ड जो सेहत कार्ड है वो लाया जाए? जी बिल्कुल, हमारी गुफ्तगू भी रही सिंध हुकूमत से इस मामले में, और कुछ उन्होंने कंसिडर भी किया। मुझे इम्प्रेशन है कि उन्होंने इसको देखा और कंसिडर किया, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि इसको वो अडॉप्ट फिलहाल नहीं करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि इवेंचुअली जब इसके स्टेटिस्टिक्स और ज्यादा वाजे आ जाएंगे, केपी से तो बहुत वाजे आ चुके हैं, अब पंजाब के भी दादो शुमार इकट्ठे हो रहे हैं, तो सबको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये एक बेहतर इंटरवेंशन है। देखें, ये आइदर और नहीं है। कई दफा लोग ये बात करते हैं कि जी गवर्नमेंट सेक्टर के जो इदारे हैं उनको बिल्ड किया जाए। भाई, उनको तो बिल्कुल बिल्ड किया जाए, लेकिन जहां 220 मिलियन पॉपुलेशन है, वो सारी की सारी इस सेक्टर से, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के इदारों से सर्व नहीं हो सकती। उतने इदारे एक है नहीं, और उनको उस ब्रिक एंड मॉर्टर को, वो वहां नई बिल्डिंग्स बनाना और नए स्ट्रक्चर्स बनाने से बहुत बेहतर है कि हम अवाम की बिहाफ पे सर्विस खरीदें, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के अंदर डिलीवर हो या प्राइवेट के अंदर डिलीवर। साहब, कमिंग बैक टू कोरोना एंड अपडेट्स सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो अगर ये देखा जाए तो कोविड के मामलात को हैंडल करते करते हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो कितना इम्प्रूव किया है आपकी नज़र में, या कितनी बेहतरी की? ऑब्वियसली गुंजाइश तो हमेशा होती है, बट कितना बेहतरी आई है? जी, इसको देख लीजिए, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में, तीनों हवाले से बेहतरी आई है। पहले मैं सबसे शॉर्ट टर्म बता दूं, जब तो फौरन जरूरत पड़ी तो हमें जरूरत थी, आपने देखा कि हमें हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग, उनकी अपग्रेडेशन की जरूरत थी, हमें ऑक्सीजनेटेड बेड्स की जरूरत थी, हमें जरूरत थी कि हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक्स बेहतर हो, ये पीसीआर मशीन्स वगैरह जो हैं आ गई, इस्तेमाल हुई कोविड के टेस्टिंग के लिए। उसके अलावा हमारे यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल, जिसका नाम भी एक बहुत से लोग जो है प्रॉपरली जिसे कहते हैं, उसकी जो इम्पैक्ट है वो नहीं समझते, तो वो भी कितने सारे अस्पतालों में लोगों को पीपीईज का इस्तेमाल करना आया वगैरह, तो ये इमीडिएट था। फिर एक उससे अगली स्टेज थी, इसमें हफ्तों और महीनों के अंदर हजारों नए बेड्स क्रिएट किए गए। बहुत सारे ऐसे अस्पताल जहां ऑक्सीजन की फैसिलिटी सिर्फ वो ट्रक पे लादे हुए सिलेंडर पे होती थी, अब वहां ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स लग गए हैं, प्रॉपर पाइप ऑक्सीजन है, ये दूसरी अपग्रेड थी। सो सिस्टम्स, पीपल की। और आप लॉन्गर टर्म देखिए जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उसके अंदर बहुत रेवोल्यूशनरी किया गया, तो आपके डॉक्टर्स का जो मेयार है इंशाल्लाह वो फर्दर बुलंद होगा। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंसिल बनाई गई, उसका एक्ट पास हो गया, तो बहुत सारे जो हमारे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और वो इतने अहम हैं हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए, उनकी प्रोफेशनल रेगुलेशन है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की रिफॉर्म का जो एक्ट है
वो इस वक्त सेनेट के अंदर मौजूद है, इंशाल्लाह पास होगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ फिर इदारों को बेहतर गवर्न करने के लिए हमने कोशिश की है कि जो उनका जो गवर्निंग मैकेनिज्म है वो एक जिसे कहते हैं ना बेहतर स्टैंडर्ड पे लाया जाए। तो ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मिलजुल के इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनके गवर्निंग मैकेनिज्म बेहतर हुए और बहुत बेहतरियां आई हैं हमारे हेल्थ सिस्टम में इन चैलेंजेस की वजह से, खासतौर पर जो पेंडेमिक में, कोविड में हमने देखे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन किया और हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं जिस तरीके से आपको कामयाबी मिली है और हमारे पूरे मुल्क को, हमारी पूरी कौम को कामयाबी मिली इस कोविड से लड़ने में। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन काफी बेहतर है साथ में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल सुल्तान। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर और भी कुछ मौजूआत हैं जिस पर बात करनी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने तहरीक एतमाद के पेश नजर पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी कर दी है, ये खबर सामने आई है। और एक बयान में मूडीज ने यह भी कहा है कि तहरीक एतमाद पाकिस्तान में पॉलिसी के तसलसल पर सवालिया निशान है। बिल्कुल ऐसा ही है कि एतमाद हुकूमत के रिफॉर्म्स मुतारिफ कराने की सलाहियत पर असर अंदाज होगी और बैरूनी फंडिंग के उसूल में तहरीक अदम एतमाद रुकावट होगी। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया IMF से फंडिंग के उसूल में दुश्वारियां रहेंगी। मूडीज की क्रेडिट रेटिंग समझने के लिए हमें कुछ और भी हमारे सवालात हैं, कुछ और भी क्लैरिटी हमें चाहिए, तो हमने रब्ता किया है हमारे माशियात डॉक्टर शुदात मुबारक साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो एंड गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल इज वेल विद यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। ऑल इज वेल विद मी बट देयर इज नॉट ऑल वेल विद द कंट्री। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब का जो है वो बड़े शाज़ेपुर में बहुत एंजॉय करते हैं आपके जवाबात। तो सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब ये है कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो इसको हम कैसे देखते हैं, जरा हमें जरा समझा भी दीजिएगा। क्या वाकई आलमी सतह पर मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं? वी वांट टू हैव अनदर क्लियरर पिक्चर फॉर आवर अपकमिंग फ्यूचर डेज। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सही बात है जो कि मूडीज की रिपोर्ट में जिसको बड़ा डिटेल से उसका जिक्र किया गया है कि जब भी आपकी इंटरनेशनल रेटिंग कम होती है तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि आपको जब भी आप कर्जा लेंगे तो आपको ज्यादा सूद देना पड़ेगा। इसकी एक मिसाल आपके सामने है कि जैसे ही अब IMF से हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं तो मूडीज की इस माइनस रेटिंग के साथ ही IMF के उनका एतवार बदल गया। वो कह रहे हैं कि अब रीनेगोशिएट होगा आपकी जो अगली लोन की इंस्टॉलमेंट है। एक बात। सेकेंडली आपका इसका सारे का सारा प्रेशर आएगा आपके फॉरेन रिजर्व के ऊपर, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आएगा। और ये भी मैं आपको गोशगुजार कर दूं कि अनफॉर्चुनेटली इस साल पाकिस्तान तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड करने जा रहा है। इसको आम आदमी की समझ के लिए आप ये मैं गोशगुजार कर देता हूं कि इसका मतलब यह है कि आपकी करेंसी और मजीद डीवैल्यू होने जा रही है और जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी और मजीद महंगाई में इजाफा होगा। इसकी एक मिसाल एक्सेलरेटेड पेस पे, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के ऐसा हो, हमारे रीजन में श्रीलंका मौजूद है। क्योंकि महंगाई से जब बात आगे बढ़ती है तो फिर ये होता है कि बहुत सारे ममालिक आपके साथ तिजारत बंद कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये मुल्क अब पे नहीं कर पाएगा, इनके पास डॉलर्स या फॉरेन रिजर्व्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो सूरत बनती नजर आ रही है इसमें महंगाई में मजीद इजाफा, बेरोजगारी में मजीद इजाफा और एक स्टेगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की सिचुएशन नजर आ रही है। और इस साल के शुरू में जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये साल शुरू से ही जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा अजीबोगरीब साल था और लगता ऐसे है कि पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात है उसमें मजीद इजाफा होता चला जाएगा। जैसे कि डॉक्टर साहब आप जिक्र भी कर रहे हैं बैरूनी फंडिंग का, या अगर हम IMF की बात कर लें और उसकी जो फंडिंग के हसूल में हमें मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, तो सर फिर ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप बता रहे हैं ये महंगाई बढ़ जाएगी, मजीद प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, लेकिन ये मुश्किलात किस हद तक बढ़ सकती हैं, खासतौर पर अगर हम इस साल की 2022 की बात करें तो? देखिए एक तो जाहिर है कि अगर IMF ने हमें इस मौके पे फंडिंग नहीं दी तो हमें देखना पड़ेगा अपने दोस्त ममालिक की तरफ, बिलखुसूस चाइना और सऊदी अरेबिया की तरफ के जो उन्होंने ऑलरेडी हमें दी हुई है, जो बोरो किया हुआ है हमें, उन्होंने लेंड की हुई है जो भी अमाउंट्स, क्या हमें उसको एक्सटेंड करते हैं उसके पीरियड को या नहीं करते। और उसके साथ साथ हमें जो दूसरे दोस्त ममालिक है शायद उनकी तरफ भी देखना पड़े, एक बात। दूसरा ये कि अगर सिचुएशन इसी तरह से रहती है, फॉर एग्जांपल चाइना भी कहता है कि उन्होंने जो $2 बिलियन दिए वो उनको वापस करें, सऊदी अरब भी कहता है कि वो भी उनको जो अमाउंट है हम उनको भी वापस करें, तो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा सकता है। बैंकरप्सी का मतलब शाज़ेब ये है कि पाकिस्तान के साथ
पॉसिबली बहुत सारे ममालिक इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करना चाहेंगे। इसका मतलब ये कि जिन ममालिक से हम इंपोर्ट करते हैं चीजें या एक्सपोर्ट करते हैं, शायद वो हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि दुनिया में लोगों का ट्रस्ट फिर उस मुल्क से उठ जाता है, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ। तो मेरा ख्याल ये है कि चाहे ये गवर्नमेंट रहे जिसके चांसेस कम है, या जो नई गवर्नमेंट आती है उसको इमीडिएटली इंपोर्ट के ऊपर जो लग्जरियस इंपोर्ट्स हैं, या इवन जो कि मीडियम लेवल की बेसिक अशिया इंपोर्ट हो रही है, उसके ऊपर डायरेक्टली पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट इस पूरे के पूरे प्रोसेस को और हमारे करंट अकाउंट के खसारे को ये वाइडर कर रही है और हमारे लिए आगे मुसीबत क्रिएट हो रही है। एक और मैं आपको इसमें चीज ऐड कर दूं, FATF की अभी इनफॉर्मल मीटिंग्स जारी हैं और मुझे ये लगता है, और दूसरे भी इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकल पाए, इसके बावजूद कि हमने उनके सारे के सारे पॉइंट्स मान लिए और एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था कि अब जो FATF की मीटिंग उसमें हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी ये लग रहा है कि हम बदस्तूर ग्रे लिस्ट के अंदर मेंटेन रहेंगे। ग्रे लिस्ट के अंदर मेंटेन रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा सा एक आम आदमी के लिए भी क्लियर करते हुए जाइएगा कि अगर हम मोडीज के खर्चे की बात करते हैं तो उसने GDP का खसारा 5 से 6% रहेगा, इसमें पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं? मैं चाह रही हूँ कि आप जरा से एक आम आदमी को जिसको नहीं पता इन सारी डिटेल्स का या इतनी टेक्निकलिटीज का, वो किस तरह समझ सकता है इस मामले को? जी देखिए जो करंट अकाउंट खसारा है वो GDP का 6% रहेगा। इसका मतलब ये कि हमें जो बैरून मुल्क अदायगियां करनी है वो हमारे पास जो जितनी अमाउंट है उससे कहीं कम है। तो सीधी सीधी बात है कि ये सारे, जब ऐसी सूरत में आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है, मतलब अब 183.5 पे अगर पाकिस्तानी PKR जो USD PKR ट्रेड हो रहा है तो आपकी करेंसी मजीद डिवैल्यू हो जाएगी। जब करेंसी डिवैल्यू होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं और ऑटोमेटिकली आपको आपकी जो इंपोर्ट ड्रिवन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। और ये सिचुएशन अगर लॉन्ग टर्म में प्रिवेल करती है, लंबे अरसे के लिए प्रिवेल करती है, तो फिर ये होता है कि एक तो महंगाई बढ़ गई, चले महंगी उसमें प्राइस में एक प्रोडक्ट मिल रही है, लेकिन खुदा न खास्ता एक ऐसी सूरत भी आ जाती है कि आपके पास पैसे है, आपके पास करेंसी है, बट आपके पास कोई अशिया मौजूद नहीं है खरीदने के लिए। जैसे श्रीलंका में मैं उसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि श्रीलंका के अंदर बहुत सारे लोगों के पास पैसे होंगे लेकिन वहां पे पेपर नहीं है एग्जाम बच्चों के देने के लिए, वहां पे और बहुत सारी चीजें। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है जी साहब, यहाँ पे श्रीलंका में वाकई ये बहरान चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में एक चीज आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं, जिस तरीके से हमने देखा है कि माजी में IMF ने कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार किया है और रिलीफ पैकेज के हवाले से खासतौर पर जो हुकूमत के थे। अब अगर हम थोड़ी सी सियासत को भी देख ले, जो इस वक्त गर्मा गर्मी चल रही है, अगर हुकूमत बदल जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसके बाद क्या रीनेगोशिएट होगा IMF के साथ? और फिर जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा चुका है रिलीफ पैकेजेस पे, अब तो रमजान भी आ रहा है, इसका मतलब है कि आने वाले चंद 3-4 माह में महंगाई बहुत ऊपर जाएगी। जी बिल्कुल IMF के पैकेज को भी रीनेगोशिएट किया जाएगा, पॉसिबल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस में भी 19 से 20 रुपए इजाफा जो पेट्रोल पे और जो बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी अकॉर्डिंगली उसमें इजाफा होने जा रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि ये भी चंद एक डेढ़ हफ्ते में हो जाए। जी बिल्कुल क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये 19 से 20 डॉक्टर साहब ने कहे ना आखिर में हम शेक हो रहे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। इससे पहले हम थोड़ा सा अपने आप को कंपोज करें, तो सबसे पहले पाकिस्तान में छोटा सा वक्फा लेते हैं और दुनिया गोल चक्कर बाकी प्लीज से 15 से 20। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीत चुका है और बेहतरीन फतह हमें मिली है, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है हमारे प्लेयर्स की। हम अगर जितने हमारे बैटर्स थे उनकी बात करें, बॉलर्स की बात करें, तो खासतौर पर बैटर्स की अगर हम बात करें तो हमारे बाबर आजम हो, इमामुल हक हो, दोनों ने सेंचुरियां बनाई। कैसे जैसे कैसे हुआ ये कैसे बनाई जाती है, ये कैसे हुआ शाजिब? हाउ इज इट पॉसिबली? कैसे हो गया? इतने अरसे से जो बरकरार रख रहे थे शिकस्त किया रिकॉर्ड, कैसे हो गया ये? नहीं हमारी टीम माशाल्लाह अच्छा खेलती है, कभी कभी कुछ ऊंच नीच हो जाती है लेकिन उसके बाद वो कम बैक करते हैं और यही बात बहुत जरूरी है कि आपका कम बैक करना, आपका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप जीते या हारे,
लेकिन हाँ, हमें आपसे प्यार है, लेकिन ये कि आपका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है कि हम आपसे मुतमईन हो कि हाँ भाई सब ने जो है ना लड़ा है, लड़ के मैच खेला है। इकबाल भाई आ रहे हैं मैच में देखा है, बिल्कुल इकबाल भाई आ रहे हैं। क्या 3 बात। मैचों की सीरीज में 1-1 से ये बराबर हो गई है। और हम बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स सलाहकार मिर्जा इकबाल बेग साहब से। मिर्जा साहब खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी जीत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह खैर माया, आपको भी और शाहजेब आपको भी। यकीनन Good जिस तरह morning. आप बता रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, गुड मॉर्निंग, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम है जो कभी भी खुशी देती है और कभी भी गम देती है। अनप्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस होती है। कभी तो पाकिस्तानी टीम जल्दी ढेर हो जाती Unpredictable team है है और हमारी। कभी 349 रन का हदफ जो है वो अबूर कर लेती है। तो ये खासियत दुनिया की बहुत कम टीमों में होती है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में है। लेकिन बहरहाल कल पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड साज फतह हासिल की। आज तक पाकिस्तान फरवरी 1971 से वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने इतना बड़ा हदफ अबूर नहीं किया। इससे पहले पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड था वो 329 रन पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए थे मार्च 2014 में एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में। लेकिन कल तो पाकिस्तान ने कमाल कर दिया कि पाकिस्तान ने कल 352 रन बनाए। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की, खास तौर पर बाबर आजम जिन्होंने कि बहुत जारहाना अंदाज इख्तियार किया, 137 का स्ट्राइक रेट था बाबर आजम का और उनकी 15वीं सेंचुरी। मुझे याद है 31 मई 2015 को इसी मैदान पर बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल करियर शुरू किया था और पहले मैच में निस्फ सेंचुरी बनाई थी और उसी मैदान पर कल उन्होंने पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बनाई। इमामुल हक ने भी बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। आपसे छोटा सवाल इसी सवाल के बीच में करना चाह रहा हूं। वो सवाल ये जो बार बार में आ रहा है कि यही टीम होती है ना, यही टीम है जिसने ये परफॉर्म किया है, जिसने ये चेस किया है और ये इतना बड़ा हदफ अबूर कर लिया, लेकिन यही टीम कभी हमें मायूस कर देती है। इसकी क्या वजह होती है? इसका मतलब है सलाहियत तो है इन तमाम प्लेयर्स में, ये खेल सकते हैं, प्रॉब्लम कहां आती है फिर? शाहजेब, जहनी तौर पर ये मजबूत नहीं है। मेंटली जिसे कहना चाहिए ना कि आदमी को बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, तो कभी तो ये बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं और कभी जब इन पर आफत आती है, जिस तरह अब कल का मैच हर कीमत पे जीतना जरूरी था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान को जब पिछली दफा आई थी 1998 में तो वनडे सीरीज 3-0 से हराया था उसने पाकिस्तान को। तो अगर कल का मैच पाकिस्तान हार जाता तो सीरीज खत्म हो जाती। तो इसलिए डू और डाई सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह हमने परफॉर्म किया, बैटिंग विकेट थी, आप देखें 700 रन बने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की इस विकेट पर और 99 ओवर्स में। तो आप अंदाजा लगा लें कि बैटिंग विकेट थी, बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल थी, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम पाकिस्तानी बैट्समैन। जिस तरह बैटिंग की पाकिस्तान ने, फखर जमान ने जो आगाज फराम किया, फिर इमामुल हक और फिर उसके बाद बाबर आजम जो रुके रहे और फिर आखिर में खुशदिल शाह ने मैच को फिनिश किया, तो मैं समझता हूँ बड़ी जबरदस्त फतह थी पाकिस्तान की। राइट इकबाल भाई, लेकिन अभी आपने ये कहा कि जहनी तौर पर जो है इन लोगों की शाहजेब में सवाल किया, तो क्या वजह है जहनी तौर पर? क्या वजह आती है कि 2 मैचेस में 2 सेंचुरीज, उसके बावजूद जो है वो इमामुल हक को जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा? व्हाई डू यू थिंक, क्या इनकी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं? क्योंकि कल आपने कहा डू और डाई सिचुएशन, तो क्या रेस्क्यू के टाइम जब आता है, क्या रेस्क्यू विनिंग जरूरी है? क्या रेस्क्यू मैच या रेस्क्यू जो है वो एटीट्यूड जरूरी है कि भाई आखिर में कुछ कर जाएंगे? ये बात कंसिस्टेंसी में शुरू से क्यों नहीं नजर आती? जी इकबाल भाई। ये बड़ा आपने माया बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट रेस किया कि शुरू से क्यों नहीं, जब मुसीबत आती है सर पर तब हम परफॉर्म करते हैं। मेरे ख्याल में इस हवाले से पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को भी काम करना पड़ेगा। एक जमाना था कि साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ थे जो टीम को मेंटली बताते थे, लेकिन एक ऐसे आ गए साइकोलॉजिस्ट कि जब पाकिस्तानी टीम 2002 में गई वहां दौरा करने के लिए शारजा, तो वो क्या करते थे कि टीम जब जारी होती थी तो बस में वो गाना लगा देते थे, ए मर्दे मुजाहिद जाग जरा, है वक्त शहादत अब आया। तो शहादत के लिए थोड़ी जा रहे थे, वो तो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे। लेकिन इनको एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो रखना चाहिए पाकिस्तानी टीम को, हाँ, ताकि वो फिर अच्छे तरीके से खिलाड़ियों को जो है मेंटली रखने चाहिए। बिल्कुल, हाँ, स्ट्रेस थेरेपी होनी चाहिए इन लोगों की। अच्छा, साथ में मिर्जा साहब इसके साथ बिल्कुल ये मेंटल हेल्थ और ये साइकोलॉजिकली बड़ा जरूरी है तमाम प्लेयर्स का स्ट्रांग होना। लेकिन साथ में ये बताइएगा कि ओवरऑल जब हम इमामुल हक की बात करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो पहले मैच में सेंचुरी के बावजूद उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई है। इस तनकीद की क्या वजह है? अभी फिर उन्होंने कर दी है।
देखिए शाहजेब, उसकी बुनियादी वजह यह है कि सब लोगों का जनरल परसेप्शन यही है कि इमामुल हक अपने लिए खेलते हैं, वो टीम के लिए नहीं खेलते। पिछले मैच में वो स्लो खेले, 288 रन से हम हार गए, 225 पे ऑल आउट हो गए। कल वो बिल्कुल डिफरेंट मूड में नजर आए। कल जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, ऐसी बैटिंग की जरूरत होती है। लगता यही है कि चूंकि ओपनर और भी है, एक प्रेशर है कि कहीं मैं टीम से बाहर ना हो जाऊं, और उनको शान मसूद पर प्रेफरेंस दी गई। शान मसूद जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, तो एक ये बैक ऑफ द माइंड उनके ये भी होगा। लेकिन कल उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर था और कल उन्होंने जारहाना अंदाज इख्तियार किया। राइट, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रेज कर दी इकबाल भाई, और मैं आई रियली होप कि आज का जो सेगमेंट है आपका वो देखे वहां पर कोई सीनियर्स में से या मैनेजमेंट में से, और इन लोगों के लिए एक बाकायदा जो मुनासिब है वो इस तरह के थेरेपिस्ट रखें ताकि उनका जो माइंड सेट है वो गेम की तरफ रहे, वो किसी और तरह से कहीं और न चला जाए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इकबाल भाई मौजूद थे। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं हम। एक ऐसे जो है वो आपको रिपोर्ट और एक पैकेज दिखाएंगे। बेसिकली हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ तौर पर कभी सिंगर्स आ रहे होते हैं शाहजेब, कभी डांसर्स आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो शाखें होती हैं डांस की, कैटेगरीज हैं, कभी हिप हॉप है, कभी फ्री स्टाइल है, एक होता है क्लासिकल, और क्लासिकल में एक होता है कथक जो होता है। उस हवाले से जो है वो रक्स जो है इस तहजीब का एक बेहतरीन जो है वो मिलाप भी रहा है हर तरह से। कथक रक्स जिस्मानी आज़ा की शायरी के लिए भी जो है वो बेहतरीन अंदाज़े बयां समझा जाता है। और कोयटा से हमारे नुमाइंदा फजल तवाब आपको एक ऐसे ही कथक डांसर से मिलवा रहे हैं, आइए देखते हैं। फ़नून लतीफ़ा में मौसीकी, सुर, ताल और गायकी के मुख्तलिफ अंदाज के साथ साथ रक्स भी जज्बात के इजहार की निहायत लतीफ़ और खूबसूरत शक्ल है। बलोचिस्तान के इलाके आवारान से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद इब्ने सकीना भी जज्बात के इसी हसीन इजहार से वाबस्ता हैं। कथक रक्स एक ऐसा फन है कि जिसके जरिए तमाम दुनिया एक अनजाने एहसास में रच बस जाती है, और तमाम कहानियों का आगाज और इख्तिताम जिस्म या हाथ पाँव की हल्की सी जुम्बिश पर होता है। आवारान से ताल्लुक़ है मेरा, और मैंने पढ़ा BS मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी से किया, और मैंने MPhil विजुअल आर्ट में किया है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से। तो मतलब कथक मैं एज अ सेमी क्लासिकल डांसर मैं परफॉर्म करता आ रहा हूँ 2012 से, अभी 2022 हो गए हैं। अहमद इब्ने सकीना फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। उनका कहना है कि बलूचिस्तान जैसे खित्ते में कथक डांसर होना हैरत अंगेज बात है, लेकिन उन्होंने दिली सुकून और राहत के लिए तमाम माशरती जंजीरों को तोड़ा। परफॉर्मिंग आर्ट में यहाँ पे स्कूल नहीं है बलूचिस्तान में, तो अभी भी मतलब अब 22 साल हो गए कि मैं जस्तजू में कोई बलूचिस्तान में कोई परफॉर्मिंग आर्ट की स्कूल की है नहीं। तो मतलब अब उसकी वजह से तो फिर बहुत सारी मुश्किलात आए। फिर मैंने फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया ताकि एक अल्टरनेट हो उसका, ताकि मैं परफॉर्म कर सकूं। माशरती तल्ख रवैयों के बावजूद अहमद इब्ने सकीना अपने नाम के साथ अपनी वालिदा का नाम जोड़कर दुनिया से बेखबर झूम रहा है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज़, क्वेटा। तो जनाब, अब आपने देखा कि बलूचिस्तान से रखने वाले जो एक डांसर हैं वो किस तरीके से सकाफत को और शायरी के साथ जिस तरह मिलाप है, अब वो आर्ट आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं उस मौजू की तरफ जिस पर हम अक्सर बातें करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग डेली जो है जब लाइट्स के सामने होते हैं, हम मेकअप भी करते हैं, हीट भी हम कह रहे हैं बढ़ रही है, मौसम जब चेंज होता है सबसे अंदरूनी, इस तरह हम कल बात करते हैं बच्चों की सेहत, बड़ों की सेहत खराब होती है, साथ स्किन भी एक अपने आप में एक हेल्थ रखती है, उसकी भी सेहत अफेक्ट होती है। अच्छा, और सर्दियों में हम देखते हैं ड्राई हो जाती है, गर्मियों में खास तौर पर ऑयली हो जाती है, और ऑयली स्किन की वजह से आपके कुछ एक्ने भी हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो स्किन का ख्याल कैसे रखना है ये जानना बहुत जरूरी है। चेहरे का ख्याल कैसे रखना है, दाने आपके चेहरे पर ना आए, उसके लिए आपको क्या करना है, और ओवरऑल भी, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ जो हीट वेव है ना माया, वो बड़ी खतरनाक है। इसमें आपको अपनी जल्द का ख्याल कैसे रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जो कि एक बेसिक रेमेडीज हो सकती हैं या बेसिक वो चीजें हो सकती हैं जिसके जरिए अपने स्किन का ख्याल रखा जा सकता है। बिल्कुल, और डेली का आप कुछ चीजों को जिंदगी में, जैसे डॉक्टर्स आते हैं बार बार बताते हैं प्लीज मुंह धोएं, प्लीज क्लेंजिंग करें, प्लीज टोनर यूज करें, प्लीज सन ब्लॉक लगाएं। अब मेरा ख्याल है हम कुछ चीजों में अभी भी बहुत सारी चीजों में पीछे हैं, इसमें भी हम पीछे हैं। जरा सा हमें समझ लेना चाहिए कितनी चीजें जरूरी हैं स्किन के लिए। तो आइए इस हवाले से हमने ज्वाइन किया है, आज हमारी पहले भी आ चुकी है और हमने आज इनको तकलीफ दी है, टॉलॉजिस्ट डॉक्टर उज़मा पीरज़ादा। कैसी हैं आप?
I'm good. Thank you. morning. Assalamu alaikum. Thank you once again. It's always a pleasure meeting you here. Likewise. और सबा गर्मियाँ आ गई हैं, शादी में मैं शदीद परेशान है क्योंकि यहाँ से हम जब बाहर निकलते हैं तो तपश हो रही होती है। I know. और उसके अकॉर्डिंग से मैंने लाइट कलर पहना है because importance of color is very summers. So yes. You look lovely. बट हम परेशान हो जाते हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि चेहरों पे जो झाइयां हैं, अगर फर्ज करें इस तरह हम ये कह रहे हैं कि अब हमें ये चाहिए कि बढ़ती जल्द के मसाइल के साथ हमें क्या सामना है, जो मौसम चेंज हो रहा है उसमें हमें स्किन के क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैसे आपने स्टार्ट किया कि पसीना आता है। पसीना सबसे बड़ा एक ऐसा डिलेमा है और एक ऐसी टॉर्चरस चीज है समझ में सबके लिए, जिसके अंदर लोगों को एज इन के यू नो पसीने से परेशान भी हैं, उसको वाइप ऑफ भी करते हैं और कभी कभी खवातीन किचन में काम करते हुए दुपट्टे का इस्तेमाल कर लेती हैं, उससे रब करती हैं फेस। सो व्हाट दे डू, एक ऑलरेडी सेंसिटिव स्किन है, स्वेटिंग है एंड दैट दुपट्टा इज नॉट स्टेराइल, दैट इज समथिंग यू नो जिसके अंदर बहुत सारी चीजें। आप अपने फेस को पैड ड्राई करें और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, माया आप तो ऑलरेडी आधी डर्मेटोलॉजिस्ट बन चुकी हैं माशाल्लाह से। आप लोगों से सीख रहे हैं और कुछ भी नहीं। सो यू नो सनब्लॉक का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 9 से लेके 4 बजे तक की जो धूप है उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। उस वक्त सबसे हाईएस्ट होती हैं रेज। उस दौरान अगर सनब्लॉक का इस्तेमाल किया जाए, इट्स अ बोनस। बी, आप डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोजर को जितना अवॉइड करें। अगर इनएविटेबल है, अवॉइड नहीं कर सकते, हजरात हैं, मर्द हैं, बाहर काम करते हैं, औरतें बच्चों को स्कूल से लेने जाती हैं, बहुत सारी चीजें, कैप का इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, ब्रॉड ब्रिम्ड हैट लें। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों कि स्टिग्मा सा अम्ब्रेला नहीं यूज करनी, शायद ये चीन जापान में इस्तेमाल हो रही है। आई ऑलवेज कीप एन अम्ब्रेला इन माई कार, अ ब्रॉड ब्रिम्ड हैट, एंड आई नेवर लीव my car when I'm going out, stepping out in sun without an umbrella or a broad extreme weathers हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, इससे बचना बहुत जरूरी है। अच्छा, बात की आपने एक्ने की, क्यों होती है? जब स्वेटिंग होती है तो हमारी पोर्स क्लॉग होती हैं और जो लोग एक्ने के लिए प्रोन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, तो उनकी जो बैक्टीरिया होता है स्किन का, उसको एक ऐसी फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलती है, जिट्स आने शुरू और यंग एडोलेसेंट बच्चे बच्चियां परेशान होने शुरू। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक, पसीने से कैसे बचा जाए। पसीना आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। फेस को आपने वॉश करना है, बार बार साफ करना है उसको। ये एक मिसनोमर है, ठंडा गरम पानी से कैसे वॉश करें। आपको स्वेटिंग हो, आप टैप वाटर से फेस को स्प्लैश कर ले, पानी से, और पैड ड्राई कर ले उसको। बहुत छोटे से यू नो पेपर टॉवल्स मिलते हैं, रोल्स मिलते हैं, विच आर वेरी इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल, इजीली अफोर्डेबल, जिससे लोग साफ कर सकते हैं अपना फेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट सनब्लॉक का इस्तेमाल मैं हमेशा रिटरेट करती हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, और उसको रिपीट करें। अगर आप स्वेट ज्यादा करते हैं तो एवरी 2 आवर्ली आप उसको लगाएं। और जैसे माया आपने बताया लाइट का एक्सपोजर, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मोबाइल का इस्तेमाल, लाइट का एक्सपोजर, दिस इज सो अनहेल्दी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वाटर इनटेक। When you are sweating and perspiring, yes, hydration level is very very important maintain करना। और वो आप कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं 15 से 20 ग्लास पानी रोज पीना, 3 लीटर पानी कम से कम रोज आपको कंज्यूम करना है। सुबह उठते के साथ ही अगर आप 4 से 6 ग्लास पानी पी लें, उसके बाद आप पीरियोडिकली पिए। डाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रूट्स आर इनरिच्ड इन वाइटामिन्स एंड वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है। सिंपल सी डाइट है, खीरा 80% पानी है उसमें। आप मुझे बताएं, तरबूज, ये चीज है। सो मौसम का जो फल है, ठंडा गर्म कोई फल नहीं होता। आमों की अगर बात करूं तो आम आते हैं, लोग कहते हैं गर्म ही नहीं खाना चाहिए। अगर गर्म है तो गर्मियों में ना आता, मौसमी संतरा अगर ठंडा होता तो सर्दियों में ना आता। सो यू नो दैट इज एन एंटीडोट टू कॉम्बैट द थिंग। सो मौसम का फल इस्तेमाल करें। खाना किस टाइम है? राइट टाइम होता है खाने से पहले या खाने के बाद, इन बिटवीन, मिड स्नैक के तौर पे खाएं। क्वांटिटी लिमिटेड उसकी करें। डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल करें। रमजानों में हम डाइट का ख्याल ये करते हैं कि वो जो एक रमजान के साथ चीज लिखी हुई है, पकौड़ों का इस्तेमाल। सो दैट इज वन थिंग। हमें बैलेंस कैसे करना है उस 12-16 घंटे के रोजे को? आप अपने आप को हाइड्रेशन लेवल, सहरी के टाइम अच्छे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, डाइट का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें। इफ्तारी भी खोलें तो उसमें भी लस्सी, दही,
पानी, इन चीजों का इस्तेमाल करें, फ्लूइड्स का इस्तेमाल। राइट। शाहजेब को कोई सवाल है या मैं आगे सवाल करूं? बिल्कुल आप पूछो। आप पूछो। ओके, तो डॉक्टर साहब जिसका सवाल हम कर रहे थे अभी सुबह की ही बात है, मैं शाहजेब हम लोग मेकअप कर रहे थे तो हम कहते हैं देखो जरा टायरिंग लग रहा है, क्योंकि अब तक आपने शायद ने कहा कि इस तरह विंटर्स में ड्राई होना शुरू हो जाता है मौसम की वजह से। अब मुझे एक बात बताइए कि एक इंसान, इस तरह आपने कहा पानी छपका मार ले, या क्या हम पानी को छोटे छोटे स्प्रे बॉटल्स में रख सकते हैं और अब बिल्कुल, क्या हम उसमें हल्का सा अर्के गुलाब भी डाल सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली वो टोनर का काम करता है। हाँ। और आप उसको फ्रिज में रख लें बॉटल को और स्प्रे कर लें, स्प्रिंकल कर लें। देखिए जैसे आपने बात की ना लाइफस्टाइल की, स्किन केयर इज अ लाइफस्टाइल। जैसे डेली व्हाटएवर गोज इन योर माउथ इट हैज टू कम आउट इन योर बॉडी, इसी तरह से स्किन की जितनी केयर करेंगे, जितना ख्याल करेंगे, स्प्रे की एम्प्टी बॉटल्स हैं जो उनको आप रिंस करके प्रॉपर्ली पानी ठंडा भर लें। अगर आपको उसमें टोनर कोई डालना है वो डाल लें। कीप इट इन द किचन इन योर फ्रिज। स्प्लैशेस खवातीन कर सकती हैं, हजरात अगर बाहर हैं। ठीक है, अभी सर आपको बहुत सारी खवातीन भी देख रही हैं इस वक्त, स्पेशली मैं उन खवातीन को के लिए और उनके बिहाफ पे सवाल कर रही हूँ जो अभी बच्चों को पिक करने धूप में गाड़ी ड्राइव करके, ओ माय गॉड सलूट है आप लोगों को, लेकिन इस तरह वो जाएंगी, हीट बहुत होती है, उनको नहीं याद रहता कि क्या मैंने लगाना है, उनको बस ये होता है मेरे बच्चे आने वाले हैं, मुझे उनको पिक करना है, मुझे उनको घर लेकर आना है, मुझे उनके लिए खाना रेडी करना है। ये सारी चैलेंजेस में वो चूल्हे पे भी जाती हैं, वो हीट पे भी जाती हैं, वो टायर भी होती हैं, वो स्ट्रेस भी लेती हैं। व्हाट शुड दे डू? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो ड्राइव कर रही हैं, कुछ नहीं कर सकती, गाड़ी के डैशबोर्ड पे ग्लव्स रख लें, ग्लव्स पहन लें, डायरेक्ट व्हाइट ग्लव्स, ब्लैक नहीं। मैंने बहुत खवातीन को देखा ब्लैक, ब्लैक जो है वो अट्रैक्ट करता है सनलाइट को और वो लेता है। उसी तरह से आप उसको ग्लव्स पहने, ब्रॉड ब्रिम्ड हैट गाड़ी में रखें, छतरी गाड़ी में होनी चाहिए, आपके लिए भी बच्चे के लिए भी। निकले, छतरी खोली, सर पे रखी। दो तरह के बैरियर्स होते हैं, एक फिजिकल बैरियर होता है, केमिकल बैरियर होता है। केमिकल बैरियर है सन ब्लॉक में, लगाना भूल गए कोई बात नहीं, प्लीज गाड़ी से निकलते हुए जैसे चाबी निकाल रहे हैं, अम्ब्रेला निकाल लें, एंड देन यू हैव टू पुट इट ऑन योर हेड एंड देन यू हैव टू गो इन द स्कूल। मैं तो पेशेंट को कहती हूँ, रजिस्टर है, स्टूडेंट्स हैं लड़कियां, वो आप रखें एज अ बैरियर अपने सर पे। कोई अम्ब्रेला नहीं है, कोई कैप नहीं है, रजिस्टर, कॉपी, पेपर, एनीथिंग जो डायरेक्ट सनलाइट को हमारे जो एरिया प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए पिगमेंटेशन आती है फोरहेड पे, चीक्स पे, नोज पे, चिन पे, ये एरिया स्पेयरिंग होते हैं, ये एरिया स्पेयर होते हैं। ये जहां डायरेक्ट सनलाइट हिट करती है वो एरिया डार्क होते हैं। और जब एक बार डैमेज हो जाता है, घड़ी हम पहनते हैं और ये निशान अगर आपका जो पड़ गया है, अगर इतना डैमेज होता है बुरा कि अगर आप 5 साल भी घर के अंदर बैठे इंडोर्स सनलाइट में एक्सपोज ना हो, वो कलर नॉर्मल नहीं होता। यहाँ पे जरा क्योंकि आजकल धूप ऐसी है, आप थोड़ा सा भी बाहर निकलें और ये एक्सपोज हो आपका, तो यहाँ बकायदा पूरा निशान बन जाता है। अच्छा, साथ में आपसे मेरा ये भी सवाल है कि हम देखते हैं कि लड़कों की स्किन जरा रफ होती है, मैं लड़कों के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए अगर वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि एक तो एक्सपोजर आपका हो ही रहा है धूप में, और एहतियात जो हो सकती है वो पॉसिबिलिटी आपने बताया कि एक तो फिजिकल है कि आप फिजिकली अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर लें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर लें। सन ब्लॉक के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं या एक तासुर पाया जाता है कि ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा नहीं साबित होता, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है और बहुत अच्छा सवाल है। लास्ट टाइम मुझे फीडबैक आया था, भाई हजरात का क्या कसूर है, उनकी स्किन का ख्याल क्यों नहीं हो सकता? उनको भी राइट है प्रॉपर कि वो अपनी स्किन की एक रेजिमेंट रखें, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, 5 स्टेप रेजिमेंट। अच्छा फेस वॉश या क्लेंजर, उसके बाद मॉइस्चराइजर अगर जरूरत है तो। समर्स के अंदर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर मैं बताती हूँ। 3rd स्टेप है सन ब्लॉक, नेवर लीव होम विदाउट सन ब्लॉक। 4th स्टेप है एंटी विटामिन सी के सिरम्स का इस्तेमाल फेस के ऊपर, जो बहुत जरूरी है, और रात के टाइम कोई नाइट क्रीम। अब आपने बताया कि वो बाहर जा रहे हैं तो वो क्या करें, किस तरह से करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए भी यही है कि वो कैप का इस्तेमाल, अम्ब्रेला का इस्तेमाल, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। सेकेंड मिसकंसेप्शन, सन ब्लॉक बुरे होते हैं, उनके मुज़र असरात होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, रिकमेंडेड, हर स्किन टाइप का लेकिन अलग है। घर में एक को लिख के दिया, पूरा मोहल्ला नहीं इस्तेमाल कर सकता। अच्छा, आखिर में ये भी छोटी सी बात जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, फेस वॉश मुख्तलिफ आ रहे होते हैं, ये हर्बल है, ये है, इसमें फला चीज है, ये व्हाइटनिंग है, कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहिए, किस किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए हमें? देखिए हर स्किन टाइप से सनब्लॉक और फेस वॉश होता है। फेस वॉश आपको जो सूट कर जाए वो बेस्ट है आपके लिए, जो आपको लगे मजा आ रहा है मुंह धोने के बाद ना, आहा हा ठंड का एहसास। चीजें खरीदवा के पैकअप नहीं करानी, पाइलअप नहीं, जो आपकी स्किन को सूट कर जाए दैट इज बेस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ मौजूद थी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विजादा साहिबा, हमने ज्वाइन किया था सबसे पहले पाकिस्तान में। तो बात ये तो हो गई कि स्किन का ख्याल कैसे रखना है, लेकिन ख्याल और ही बहुत सारी बातों का रखना है, और हमें
हमें ख्याल रखना कि यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक लें। प्लीज खवातीन हज़रात सबको ख्याल रखने का आगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। इस हफ्ते के बाद रहिएगा हमारे साथ, शाज़िया फरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार, और हम फौरन जरा ब्रेक में अपनी स्किन की चीजें जरा पूछे डॉक्टर साहब से, तो प्लीज डू कम बैक। आज जुमे का दिन है ऑब्वियसली, और इस हफ्ते का लास्ट प्रोग्राम भी है, और रमज़ान से पहले का जो है वो आखिरी जुमा भी है। लेकिन एक दिन और भी है जो आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, वो है वर्ल्ड ऑटिज्म डे। इस हवाले से बहुत अल्लाह ने बड़ा काम लिया है और अल्लाह ने बड़ा मौका दिया है कि इस तरह के जो है वो 2 अप्रैल को होता है, लेकिन हम चूंकि हमारा प्रोग्राम कल को लाइव नहीं होता, तो इसलिए हमने स्पेशली इस प्रोग्राम को करने का आज डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा बच्चों को देखा है, सबसे ज्यादा जो मेरे दिल से दुआ निकलती है वो ऑटिज्म वाले बच्चों के वालिदैन के लिए निकलती है, क्योंकि सबसे बड़ा इम्तिहान दरअसल लेकिन उनका होता है। प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चों के मिजाज में जब तब्दीली आती है तो वालिदैन ये समझते हैं कि सिर्फ ये मिजाज में तब्दीली है, वो ऑटिज्म के बारे में ना कुछ सोचते हैं ना समझते हैं, तो उसकी आगाही भी बहुत जरूरी है। Exactly, पता होना बहुत जरूरी है कि बेसिकली ऑटिज्म है क्या। बट पूरी दुनिया में जो है अब इस बात का बच्चों की पैदाइश से पहले पता चलना जरूरी हो गया है, और होता भी है। वालिदैन चूज करते हैं, बिकॉज बहुत जगहों पे दे चूज अदरवाइज ऑब्वियसली, लेकिन जब वो चूज करते हैं उनको पता होता है, उनके डॉक्टर्स, उनके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनके एक्सपर्ट्स उनको गाइड करते हैं कि आपका सबसे पहले जो इलाज होना है ना वो आपकी ट्रीटमेंट क्या होनी है। और इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद भी हैं डॉक्टर सना। डॉक्टर सना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया खासतौर पर ऑटिज्म डे के बारे में बात करने के लिए। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है, ऑटिज्म है क्या? लोग सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके अलामात क्या हैं और ये होता क्या है? बेसिकली ऑटिज्म जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से मुराद ये है कि बच्चे के जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर, उसके अंदर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। अदर देन दैट उसकी वजह से डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं, ठीक है। 3 मेन डोमेन्स होती हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली होती है कम्युनिकेशन, जिसमें कम्युनिकेशन के इश्यूज उनको होते हैं। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टिव उनके कुछ बिहेवियर्स होते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न्स होते हैं उनके, ठीक है। दे फील वेरी डिफिकल्ट कि वो जो भी सिचुएशंस आती हैं, अपकमिंग चेंजेस आती हैं उनकी लाइफ के अंदर, उसके साथ वो लोग कोप अप कर सकें। सो ये बहुत ही ब्रीफ मैं कहूँगी कि एक्सप्लेनेशन, एक ब्रीफ और बड़ी आसान जिस तरह समझ सकते हैं। अच्छा, हम जिस तरह बात करते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग के हवाले से आप यहाँ मौजूद हैं, तो क्या मतलब बेसिकली हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ऑटिज्म का इलाज अभी मुमकिन हुआ है? क्या अब तक उसमें जो है वो डेवलपमेंट्स आई हैं, और जो आपका इंस्टीट्यूट है वो इस हवाले से क्या क्या कर रहा है? देखिए, बेसिकली पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंस लास्ट 23 ईयर्स जो है वो डिफरेंट मेंटल हेल्थ इशूज़ के ऊपर काम कर रहा है। जो हमारा मेन काम है वो सुसाइड प्रिवेंशन के हवाले से है, और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के हवाले से है, जो हमारा मेन काम है वो है। अच्छा, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो इस पे कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव है अबाउट यू नो द इशू वो क्या है। जब हम उनके इशूज, उनके पर्सपेक्टिव को समझेंगे तभी हम उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने में उनको हेल्प करेंगे। जहां आपने बात की ट्रीटमेंट की, तो एज फार एज ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज कंसर्न, तो ट्रीटमेंट ये क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है, ठीक है। मैनेजेबल किस तरह से है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि पेरेंट्स को काउंसिल करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो लोग उनको फर्स्ट कॉन्टैक्ट जिन लोगों के साथ होता है उनको काउंसिल करना, उनको आगाही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर हम लैक करते हैं। पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि बच्चे को कहाँ लेके जाना है, ये जिस सिम्टम्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली, यस। बट साइकोलॉजिस्ट तो जाहिर है अपना किरदार अदा कर ही रहे होते हैं, बट जब तक उनके पास केसेस आएंगे नहीं, रिपोर्ट नहीं होंगे, पेरेंट्स कंसल्ट नहीं करेंगे, समझना बहुत जरूरी है कि हमारा बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। जी बिल्कुल। तो पेरेंट्स की आगाही के लिए भी कोई काम कर रहे हैं अभी आप लोग? बिल्कुल, इस पे हम लोग अभी हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सप्लोर किया है कि अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह के इश्यूज हैं और वो कोई डिफिकल्ट बिहेवियर्स उनके हैं, लाइक दे टेंड टू बैंग देयर हेड
ठीक है, और हिप पुलिंग उनकी होती है, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन उनके सामने आ रही है जिससे वो फेमिलियर नहीं है, कोई डिफरेंट लोग उनके सामने आ रहे हैं जिससे वो फेमिलियर नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, एंड दे टेंड टू हार्म देमसेल्व्स। तो इसके लिए हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लोर करें कि अगर हम कोई मैनुअलाइज इंटरवेंशन को अडेप्ट करें तो क्या चीजें ऐसी होंगी जो कि हेल्प। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल मैं समझती हूँ कि इस वक्त जरूरी है करना, आम जो भी लोग होते हैं आसपास, अगर उनके आसपास कोई भी एक ऐसा बच्चा एक जो ऑटिज्म से की चैलेंज से गुजर रहा हो, बिकॉज ऑटिज्म वाले बच्चे दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी काइंड और बहुत फ्रेंडली होते हैं, लेकिन आम जगह पर पब्लिक प्लेस में अचानक किसी आम आदमी का उनकी तरफ बढ़ जाना, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ इसको, ये तमाम चीजें ऑटिज्म वाला बच्चा फील करता है, ये जरा क्लियर कर दीजिएगा या नहीं। दूसरा, एक आम इंसान अगर किसी ऑटिज्म चैलेंज बच्चे को या देखता है, किसी को भी देखता है, उसका रवैया कैसा होना चाहिए, क्या डायरेक्ट आई कांटेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लीज डू। देखिए, जो डिफिकल्टी वो फेस करते हैं सोशल इंटरेक्शन के अंदर, तो आई कांटेक्ट वो मेंटेन नहीं करते, फिर अगर कोई पर्सन के साथ वो फेमिलियर नहीं है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो लोग इस तरह की सिचुएशन में जब सोशल सिचुएशंस की हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, पेरेंट्स भी पैनिक हो जाते हैं और जो पर्सन है जो फेमिलियर नहीं है जिसके साथ, वो भी पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दे नीड टू काम डाउन, रिलैक्स करें, काम डाउन हो और बिल्कुल न्यूट्रल होकर सिचुएशन को डील करने की कोशिश करें। ट्राई टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि दिस पर्सन इज डिफरेंट, ठीक है। तो वो डिफरेंट एबिलिटीज के साथ हैं, तो आप उनके साथ उनके लेवल पे जाके उनके इमोशंस के साथ उनको मैनेज करने की कोशिश करें, तो आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल। और एकदम से आप उसे करेक्ट करने की कोशिश ना करें, वो नहीं कर पाएगा, वो आपके लिए स्ट्रेंजर है। बिल्कुल सही है। आप अभी जो हमने वीडियो देखी उसके हवाले से जरा चाहेंगे कि आप जरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती जाइए कि क्या कॉन्सेप्ट और क्या मकसद है। बेसिकली जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि अवेयरनेस जो है हम लैक करते हैं, ठीक है। जो इस वीडियो का, शॉर्ट वीडियो का मकसद है या शॉर्ट फिल्म का मकसद है वो यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगाही हो। तो डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर इससे पहले भी जो डॉक्टर मीना हुसैन है जो कि हमारी टीम का पार्ट है, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है, वो पहले भी बहुत सारे कंसेप्ट्स के ऊपर बना चुकी हैं शॉर्ट फिल्म्स। तो आई थिंक इससे जितना हम इस चीज को हाईलाइट करेंगे, जितना हम अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ऑटिज्म की बुनियादी वजह क्या है, बच्चे इसका शिकार होते क्यों हैं? बेसिकली जब भी कभी हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं या किसी भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो कोई एक फैक्टर नहीं होता। हम बायोसाइको सोशल मॉडल के थ्रू चीज़ों को असेस करते हैं, उन सिम्टम्स को असेस करते हैं, उनकी डायनामिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो जीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अदर देन दैट फिर सोशली साइकोलॉजिकली जो चीज़ें हो रही होती हैं उनका एक बहुत इम्पैक्ट होता है। तो सोशल जब आप देखते हैं बच्चे का, अभी बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हुई जिसमें देखा गया कि जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। जेनेटिकली मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जीन्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उसके बाद जो है वो साइकोलॉजिकल है कि कितना जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कितना जल्दी आप उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो बस ये है कि साथ साथ वालिदैन को क्या आप मैसेज देना चाहती हैं आज के दिन, बच्चे जो आपको देख रहे हों, जितने भी इस वक्त, आज का दिन ऑब्वियसली बहुत स्पेशल होता है पूरी दुनिया में, तो जब ऑब्वियसली कल 2 अप्रैल होगी उस वक्त भी सेलिब्रेशंस होंगी और आपके इस दिन की वजह से अवेयरनेस होगी, क्या मैसेज देना चाहिए पेरेंट्स के लिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने इमोशंस को मैनेज करना सबसे पहले सीखें, उनको एक्सेप्ट करें, बच्चों को जो उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करें और अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, जो उनकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली जो उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या जो भी हेल्प अवेलेबल है उस हेल्प को जो है वो लेने की कोशिश करें। सो दैट वुड बी, आई थिंक, बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप आई और आप जो काम कर रही हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर्स बहुत हैं, स्पेशलिस्ट बहुत सारे, हर एक का अपना अपना एक फील्ड है और अपना अपना एक एरिया है जिस पर वो काम कर रहे हैं। आप लोगों की खिदमात को भी, और अक्सर शाहजेबर में हम लोग वैसे भी डॉक्टर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जिस तरह अलग से जो काम कर रहे हैं,
अपने साथ जितने भी और डॉक्टर्स जो ऑटिज्म के हवाले से काम कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते? देखिए मैसेज सिंपल और शॉर्ट ये है कि जितना अगर हम अलग अलग काम करेंगे तो आई थिंक वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। एग्जैक्टली मगर अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे, हमारा मकसद एक ही है, मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑटिज्म से रिलेटेड काम कर रही हैं, उनसे आगाही के हवाले से काम कर रही हैं, उसकी ट्रेनिंग्स के हवाले से काम कर रही हैं। सो जैसे कहते हैं ना कि कतरा कतरा मिलके जो समंदर बनता है तो वो काफ़ी जो है ना वो ताकतवर होती है वो चीज़। तो जो एफर्ट्स मिलके की जाती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू कि हम सॉलिटरी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में और ऑटिज्म पर खुसूसी हमने आज गुफ्तगू की कि किस हवाले से किस तरीके से आगाही फैलाई जा सकती है और इसके लिए क्या जानना वालिदैन के लिए ज़रूरी है, यह आप सब ने जाना। प्रोग्राम में अगला सेगमेंट शामिल करते हैं और अगले सेगमेंट में जिस तरीके से हम अक्सर प्रोग्राम्स में आपकी मुलाकात कराते हैं एक सिंगर से, वैसे तो माया भी बड़ा अच्छा गाना गाती हैं लेकिन और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है, तो हमें एक और सिंगर हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। यंग टैलेंट्स हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं और ये यंग टैलेंटेड जो हैं सिंगर, ये इनका ताल्लुक है लाहौर से। यकीनी तौर लाहौर से है, बिल्कुल। रॉयल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और लाहौर से जो है काफ़ी सुर हमें हमेशा सुनते हैं और जब हम लाहौर गए हुए थे हमने क्या बच्चे सुने और हम अक्सर जो है पिछले दिनों जो है हमारे साथ एक और सिंगर मौजूद थी अपने हस्बैंड के साथ और बड़े मज़ेदार किस्म के टैलेंट आता है लाहौर से सामने और हमारी कोशिश भी होती है कि आपसे अलग अलग लोगों की मुख्तलिफ लोगों की मुलाकात करें। पाकिस्तानी जो है वो खूब नाम कमा रहे हैं इस फील्ड में और आज गायकी की दुनिया में धूम मचाने के लिए एक और नौजवान गुलकार तैयार है, अजीम सैफ, जो कि हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। अजीम साहब बहुत प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए भाई गुड मॉर्निंग। और सुना है कि आप जबरदस्त किस्म के गाने जो हैं वो गाते भी हैं। पहले हम आपका टैलेंट सुनेंगे फिर हम आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसे करेंगे। वाह प्लीज अजीम। वाह जी, मैं आपको अपना गाना सुनाऊंगा। ओ मेरी जान और छोरी मेरे अपने 2 सॉन्ग्स हैं और उनमें से ही मैं आपको सुनाता हूँ। वाह, ओ मेरी जान। वाह कॉन्सर्ट ही कर दिया हमारे प्रोग्राम पे आज, लेकिन बड़ा खूबसूरत से पहले हमारा कॉन्सर्ट हो गया बराह रास्त। लेकिन अब हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आप कब से गुलकारी कर रहे हैं और ये शौक आपको कैसे हुआ और कब आपने सोचा कि अब मुझे गुलकारी की जो इंडस्ट्री है, जो ये शोबा है, ये अपनाना चाहिए? जिस तरह बाकी जितने भी हमारे गुलकार हजरात हैं वो हमेशा ये कहते हैं मुझे बचपन से शौक़ था और ये सारी चीज़ें, और एक्चुअली इधर है ही फैक्ट ये कि बचपन से शौक़ था स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और आज मैं मिस करता हूँ अपनी कॉलेज की कैंटीन्स जहाँ पे सारी गेट टुगेदर्स होते थे और उनमें हम गाते थे टेबल बचा के। तो वो मैंने रियली वो फेज़ इंजॉय किया है। और फिर कुछ दोस्तों ने बताया कि यार अगर आप इतना ही अच्छा गा सकते हैं या ऐसा, उनकी मेहरबानी, उन्होंने लाइक किया, तो उसमें आप इसको प्रोफेशनली आगे लेके चलें। क्योंकि इंडस्ट्री में इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह बहुत से ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं लाइफ में, तो अगर आप थोड़ी सी म्यूज़िक और इस तरह से लाइट नोट में रहते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं लाइफ में।
तो अजीम, म्यूजिक के साथ कोई और काम भी करते हैं साथ में? जी, मैं इसके अलावा एक दो और काम हैं जिनमें मैं अपने आप को इंडल्ज रखता हूँ, बिजी रखता हूँ। तो वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम अलहदा से है, और सिंगिंग मेरा एक पैशन है, तो आप शौक है जी। ठीक है, सिंगिंग आपका पैशन है। आप इंस्पायर किससे हुए थे? किससे इंस्पायर होने के बाद आपने सोचा कि अगर ये सिंगर्स हैं तो अब मुझे भी आगे आना चाहिए और सबको एक टफ मुकाबला देना चाहिए? अच्छा, मुकाबले में तो ऐसा सच नहीं, लेकिन ये है कि बचपन से जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते रहे, उसके बाद पॉप सिंगिंग स्टार्ट हो गई, आतिफ असलम साहब से इंस्पायर हुए, राहत साहब हैं। तो फिर यही जैसे जैसे लाइफ के फेजेस आपके स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं, इस तरह आपकी चॉइसेस, उसकी आवाज़ की क्वालिटी, आप क्या गा सकते हैं, ऑडियंस क्या पसंद करती है, तो आप इसको ना चेंज करते रहते हैं साथ साथ। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी कॉन्सर्ट्स करता हूँ उसमें मतलब पॉप सिंगिंग, सेमी क्लासिकल सिंगिंग वही फेमस रहती है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं वाकई में अजीम। लेकिन इस तरह शाहज़ैन ने भी सवाल किया किसको आप पसंद करते थे और किस तरह, ऐसा कोई गुलकार जिसके साथ परफॉर्म करने की ख्वाहिश हो कि मैं एक दफ़ा उसके साथ डुएट गाऊं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सजाद अली साहब के साथ और इब्रारुल हक साहब के साथ, माशाल्लाह पाकिस्तान के जितने बड़े नाम हैं इन सब के साथ मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, स्टेज शेयर कर चुका हूँ। सारा रज़ा खान है। सबसे ज़्यादा किसके साथ मजा आया? सजाद अली तो वैसे ही हमारे इतने फेवरेट हैं यार। इन सबसे मेरी बड़ी जबरदस्त फ्रीक्वेंसी, तो आपको किसके साथ मजा आया? अच्छा, मुझे सबके साथ से ही तकरीबन मज़ा आया, क्योंकि देखें म्यूज़िक की जो है ना, ये आपकी रूह की ग़ज़ा कहा गया है। तो म्यूज़िक कोई भी हो, अच्छा हो, आप दिल से सुने तो आपको वो अच्छा लगता है। इसलिए उसमें कोई ऐसा नाम नहीं, लेकिन ये है कि जिस तरह आतिफ साहब हैं, जिस तरह गाते हैं, जिस तरह उनको वर्ल्ड क्लास फेमस मिली, और इस तरह से चीज़ें जो कि ज़्यादा तौर पर लाइक की जाती हैं, जिसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं उस तरह की गायकी को बड़ा पसंद करता हूँ। तो अजीम, आप साथ में कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीख रहे हैं म्यूजिक के साथ साथ? जैसे कि अब आप ज़ाहिर है गुलकारी भी कर रहे हैं, तो साथ में बहुत से हम गुलकारों को देखते हैं कि वो कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीख रहे होते हैं। जी, मैं गिटार के ऊपर थोड़ा फोकस है, लेकिन चूंकि मैं अभी उसमें जब तक मेरी कमांड नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि मुझे पब्लिकली उसको नहीं प्ले करना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं, अभी तो बिल्कुल भी ना करेंगे जब तक आपकी कमांड ना हो जाए। मैं ये बड़ी सख्त है इस मामले में। ये सब तो देखनी कौन गिटार सही बजा रहा है, कौन ड्रम सही प्ले कर रहा है। बड़ी सख्त टीचर इस मामले में। मैं ये कह रही थी अजीम साहब, क्योंकि इब्रार भाई का अपना एक अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर है और सजाद भाई का एक अलग ही सेंस ऑफ ह्यूमर है। मतलब बंदा हंस हंस के गिर के कहीं कोने में पड़ा होता है और उनके चेहरे पे मजाल है वो हंसी आ जाए, लेकिन उनको पता है कि सारी दुनिया को उन्होंने हंसा हंसा के गिरा दिया होता है। तो ऐसी कोई मजेदार वाकया जो सजाद भाई के साथ या इब्रार भाई के साथ या किसी और के साथ पेश आया हो, या किसी आपकी परफॉर्मेंस के दौरान पेश आया? अच्छा, वो ऐसा है कि इब्रार भाई के साथ काफ़ी अच्छी गपशप रही, और उनके जो शोज़ वो जिस तरह वो लाइव जिस फॉर्म में होते हैं, जिसको एक वो अलग ही लेवल, जिस तरह मिस माया ने कहा कि वो एक अलग ही लेवल पे होते हैं उस वक्त, तो वो बड़ी अच्छी और अपना ह्यूमरस बातें करते हैं। तो मैं उनकी उस चीज़ की कंपनी को बड़ा एंजॉय करता हूँ, मैं उनको बड़ा एंजॉय करता हूँ माशाल्लाह। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब कोई हमारा दोस्त कोई अच्छा गाना गाता है ना अजीम, तो हम उसको बहुत करते हैं, हम उससे गाना सुनते हैं बार बार, चाहे हम किसी गैदरिंग में हो, चाहे कोई जैमिंग चल रही हो, तो हम अपने फेवरेट गाने जरूर उनसे सुनते हैं। तो आपको भी दोस्त आपके तंग तो करते होंगे कि गाना सुनाया हमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई आपको कहे, क्योंकि आज के दौर में कोई किसी से कहे कि आप अपना गाना सुनाए तो बड़ी बात है क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है इतना एक्टिव है और इतना टैलेंट उभर के पाकिस्तान से बाहर आ रहा है, और हर घर में, हर दूसरे घर में आपको ये सिंगिंग के, ये टिकटॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको निकलती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, फॉलोअरशिप पे आपका कंपटीशन है, यूट्यूब पे कंपटीशन है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको जब कोई कहता है कि सुना है, मैं तो आसिम अजहर की बड़ी फैन, अच्छा गाते हैं वो भी माशाल्लाह। आसिम अजहर सच अ ब्यूटीफुल वॉइस। बट थैंक यू अजीम, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, बड़ी अच्छी आपने बातें भी की और अपना सफर भी हमसे शेयर किया, और बड़े बड़े लेजेंड के साथ आपने परफॉर्म भी किया है। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। रमजान की पेश जो है वो मुबारकबाद आपको करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा, और ख़वातीन और हज़रात
सबसे पाकिस्तान में शाज़ेब और माया की तरफ से आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन ऑब्वियसली जो इजलास है वो सन्ने तक के लिए मुलतवी हो चुका है। कल बेस्ट ऑफ जरूर होगा, सियासी सरगर्मियाँ चलेंगी, लेकिन हम दोनों की तरफ से, शाज़ेब आप भी कुछ कहना चाहते हो कहे, लेकिन हम दोनों की तरफ से रमज़ान की बहुत 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 हमारे घर वालों को, हमारे अपनों को, आप सबको 92 की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की और बरकतों की और ढेरों रहमतों की मुबारकबाद एडवांस में। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जब तक रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।